वैसे तो हमारे समाज के कार्यक्रम में मंच इतना बड़ा होता है कि भाषण का शुरुआत और आखिरी उसी में सम्मिलित हो जाए। सभी महानुभाव जो यहाँ पे आज की सभा में आए हैं, देश भर के अलग अलग इकाइयों के अध्यक्ष महोदय, अलग अलग समाज से जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिनिधि नेतागण और वह समाज के यहाँ सभी उपस्थित मित्रों, भाइयों बहनों, और क्योंकि एक छोटी संख्या में युवा युवती भी देख रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों, वास्तव में मैं कहानियां सुन रहा था अशोक जी की, तब मुझे एक बात अच्छी लगी। उन्होंने शेर की बात जरूर करी, 26 बंदरों की बात की, लेकिन आप भूल गए फ्लाइंग किस की बात कर। बंदर तो मेरे घर पे भी रोज आते हैं, नौटंकी करते हैं, पीछे आंगन में गार्डन में कूदते फिरते रहते हैं, बहुत हलचल रहती है वो। और मैं समझता हूं कि हमें उन चीजों के ऊपर ध्यान देने के बदले जिस राह पे, जिस मार्ग पे हमारा समाज चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उस मार्ग को कैसे हम और गति दें, कैसे इस प्रगति की राह को और ज्यादा मजबूती दें। हम जब इतनी बड़ी संख्या में देश भर से इकट्ठे होते हैं, तो हमने अपने काम के बारे में, अपने वर्चस्व के बारे में, समाज को एकजुट रखने के लिए, और जो वर्षों वर्षों से हमारा समाज जिस बात के लिए पहचाना जाता है, एक दानवीर समाज, एक समाज जिसने देश की उद्योग और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक समाज जो दुख सुख संकट में देश में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अभी अभी कोविड की भी चर्चा हो रही थी। एक ऐसा समाज जिसमें सेवा भाव, मैं समझता हूं बचपन से ही हमारे बच्चों में डाला जाता है, आ जाता है, और शायद परिवार का जो माहौल रहता है उसमें स्वाभाविक है कि बचपन से ही युवा युवती समाज में भी अपना योगदान देते हैं, सेवा कार्य में भी अहम भूमिका निभाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि शायद मैं 5वीं 6वीं कक्षा में रहा हूँगा जब मेरी माँ मुझे पहली बार वनवासी क्षेत्र में लेके गई। वहां पे वर्किंग गर्ल्स का हॉस्टल वनवासी कल्याण आश्रम में स्थापित किया था। वाड़ा करके मुंबई के नजदीक पालघर जिले में अच्छा वनवासी कल्याण आश्रम का काम चलता है वनवासी क्षेत्र में, और इतने छोटी उम्र के बावजूद एक मन में छाप बनी हुई है उस दिन की, और जीवन भर एक प्रकार से संवेदनशीलता उस समाज के लिए स्वाभाविक रूप से बचपन से ही। और अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, महेश्वरी, जितने हम सब यहाँ पे घटक इकट्ठे हुए हैं, ये पूरे वैश्य समाज की जो एक प्रकार से प्रतीक के रूप में आज ये सम्मेलन रखा गया है, हम सबकी अगर शक्ति जोड़ दें तो आप कल्पना करिए कितना बड़ा भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन करने में हम सक्षम हो सकते हैं। कई बार मैं कार्यक्रमों में गया कि हमारे समाज के जो स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो,
धर्मशाला हो, अन्य अन्य योजनाएं देश भर में चलती रहती है। अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ की हड्डी हमारे हाथों में है। उद्योग हो, खुदरा व्यापार हो, आज के दिन तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे प्रोफेशनल बॉडीज में भी और प्रोफेशन करने वाले वरिष्ठ लोगों में भी वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज आप देखेंगे तो टॉप लॉयर्स, टॉप डॉक्टर्स, टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जितनी इनकी इंस्टीट्यूट्स हैं, काउंसिल्स हैं, इसमें आपको एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे समाज का दिखेगा। इसी के साथ साथ चाहे वो गौ रक्षा हो, चाहे किधर मंदिर बनाने का काम हो, चाहे सामूहिक विवाह का काम हो, ऐसे अन्य और योजनाएं जिसमें हम सीधा सेवा भाव से गरीब कल्याण भी करते हैं, अन्य अन्य लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और एक प्रकार से एक बड़ा हिस्सा हमारी कमाई का समाज में ही वापस लौटाने का काम हमारी विशेषता रही है, वर्षों वर्षों तक हमारी पहचान रही है। पिता थे जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा की, समाज की चिंता की, और ऐसे प्रेरणा स्रोत ही हम सबको भी और काम करने के लिए तेज देते हैं। हम सबको भी मार्ग बताते हैं कि कैसे आगे चल के भारत को भी अच्छा बनाना है, समाज को भी एकजुट रखना है। समाज में कभी कभी कुछ गलत प्रथाएं आती हैं, उसको कैसे हमने समाप्त करना है और एक उज्जवल भविष्य के लिए सबको मिलकर काम करना है। महाराजा अग्रसेन जी ने तो जो मूल भावना समाज को दी थी, चाहे वो अहिंसा की हो, शांति की हो, चाहे वो बलिदान की हो, दया की हो, दानवीरों की हो, उसमें उन्होंने समृद्धि भी रखा। कोई समृद्ध होना कोई गलत बात नहीं है। परिवार अच्छा रहे, अच्छी आमदनी भी रहे, घर बार अच्छी तरीके से चले, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवा सभी को अच्छी मिले, इसकी भी चिंता करना हम सबका दायित्व है। तो कोई समृद्धि होना गलत बात नहीं है, पर साथ ही साथ जो वर्षों वर्षों तक हमने चिंता की है, वही हमारी विशेषता रही है कि हमारी समृद्धि के साथ साथ कैसे समाज में हर वर्ग समृद्ध हो और देश कैसे समृद्ध हो। इस भावना को जो लेके हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, मैं आप सबका साधुवाद, आप सबका नमन करता हूं। भाइयों बहनों, एक गत दशक में भारत ने तेज प्रगति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन का दौर और मूलचूल परिवर्तन इस देश ने देखा है। हम भूल नहीं सकते 2012, 13, 14 उस कार्यकाल में कैसे देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही, वर्षों वर्षों तक महंगाई देश की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से कमजोर भी करती थी और बढ़ने से भी रोकती थी। आर्टिफिशियली हमें लगता था कि आमदनी बढ़ रही है, लेकिन 10-12% महंगाई को भी हम रूटीन में समझ लेते थे कि तो हमारे भाग्य में लिखा है। मैं कल एक कार्यक्रम में
मीडिया के बंधुओं को कह रहा था कि आप थोड़ा रिसर्च करिए, आपके ध्यान में आएगा कि ये जो पिछले 10 वर्ष गए, 9 वर्ष गए हैं, इन 9 वर्षों में आज तक के आजाद भारत के 75-76 वर्षों की सबसे कम महंगाई इन 9 वर्षों में रही। और इस कम महंगाई से ब्याज के दर कम होते हैं, ब्याज के दर कम होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है तो उसको उसमें काम करने के लिए पहले तो व्यापार को बहुत बल मिलता है। अपना स्टील हो, सीमेंट हो, टॉयलेट फिटिंग्स हो, कारपेंटर का काम हो, लकड़ी का काम हो, लाइट का काम हो, इलेक्ट्रिकल का काम हो, एयर कंडीशनिंग का काम हो, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को, दुनिया भर के व्यापार को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपना व्यापार बढ़ाने का मौका मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो सुविधाएं भी ज्यादा प्राप्त होती है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है तो डिमांड स्वाभाविक रूप से और ज्यादा तेज होता है। और उद्योग और व्यापार तो मार्केट फोर्सेस, मार्केट डिमांड पर ही आगे बढ़ता है, तेज गति लेता है। और गत 9 वर्षों का अगर हम कार्यकाल देखें तो इसकी 3-4 विशेषताएं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो मैं समझता हूं हर व्यापारी, हर उद्योग जगत से जुड़े हुए व्यक्ति का एक मूल स्वभाव, ईमानदार स्वभाव जो होता है, उस ईमानदार स्वभाव को एक प्रकार से और मजबूत बनाने के हिसाब से कदम लिए गए। चाहे वो देश में एक कॉमन जीएसटी लगे जिससे हर प्रदेश के अलग अलग कानून, हर प्रदेश के अलग अलग व्यवस्थाएं हमें तकलीफ ना दें और एक सरल टैक्स का सिस्टम पूरे देश में हो सकता है कुछ शुरुआत में तकलीफें आई हो, लेकिन जैसे जैसे वो सेटल हो रहा है वैसे वैसे उसके लाभ भी उद्योग और व्यापार जगत को सीधे मिलना शुरू हो गए। इसी कड़ी में सरलीकरण, कैसे व्यवस्थाओं का सरलीकरण हो, कैसे कानून में जो प्रावधान है जिससे क्रिमिनल एक्शन व्यापारी या उद्योग या एक सामान्य नागरिक के ऊपर लिया जाता है, उसको कैसे कम किया जाए, डिक्रिमिनलाइजेशन करना कानूनों का, या जो पुराने कानून है उनको रद्द करना, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। तो एक तरफ डिमांड बढ़े जिससे उद्योग और व्यापार को गति मिले, एक तरफ ईमानदार व्यवस्थाओं को और बल मिले जिसके लिए टैक्स पारदर्शी हो, कॉमन टैक्स हो, और टैक्स में चोरी का या टैक्स में हम कुछ बचाने का लालच में और गंभीर समस्या में ना पड़े, और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को सरल करना, व्यवस्थाओं में, कानून में बदलाव करना, महंगाई पे नियंत्रण रखना, देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करना। और आपकी जानकारी के लिए मैं आज से 10 साल पहले केंद्र सरकार मात्र 1,00,000-1.5 करोड़ रुपया सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्चती थी। इस वर्ष 10 लाख करोड़ रुपया नई सड़कें, हाईवेज, रेलवे के अंदर सुधार, नए हवाई अड्डे, पोर्ट की सुविधाएं बढ़ाना, इनलैंड वाटरवेज बढ़ाना, बिजली व्यवस्था गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना, डिजिटल रेवोल्यूशन, टेलीकॉम देश के कोने-कोने तक पहुंचे, डेटा सस्ते में उपलब्ध हो, हर घर नल से जल पहुंचे, और आपके दिए हुए एक एक रुपए, एक एक पाई का ईमानदारी से खर्च करना देश के गरीबों के कल्याण के लिए, ये सरकार की 9 साल की विशेषता है। कोई शीश महल नहीं बनाए गए,
कोई अनाप शनाप इश्तेहारों में खर्चे नहीं किए। पैसा लगाया गया तो आपकी सुख सुविधाओं के लिए, गरीबों की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। आखिर जब आपका दिया हुआ पैसा, आपने जो टैक्स कलेक्ट किया अपने उपभोक्ताओं से और सरकारी खजाने में जमा किया, या आपने जो इनकम टैक्स पे किया, जब उससे किसी गरीब के घर में बिजली पहुंचती है, या कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचता है, या नल से जल पहुंचता है, या डिजिटल कनेक्शन पहुंचती है, या सड़क पहुंचती है, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मिलती है, या 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त में घर मिलता है, तो मैं समझता हूं यहां बैठे हुए एक एक समाज के व्यक्ति को, उद्योग या व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यक्ति को, एक एक करदाता को संतुष्टि होती है कि मेरा मेहनत, मेरा दिया हुआ टैक्स व्यर्थ नहीं गया, भ्रष्टाचार में नहीं गया, बिचौलियों के हाथ नहीं गया, वो ईमानदारी से गरीबों के लिए। और मेरा मानना है ये संतुष्टि हमें और प्रोत्साहन देती है कि हम और अच्छा काम करें और आगे बढ़े। आज के युवा युवती अलग किस्म का काम करना चाहते हैं। वो जो एक ट्रेडिशनल मजबूरी थी हमारी, और मैं समझता हूं अगर किसी ने कभी कोई टैक्स कम ज्यादा पे किया हो, या किसी के जीवन में ऐसा मौका आया हो कि उसको कंपटीशन में, स्पर्धा में अपने आप को खड़ा रखने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ा हो जो मन या एक दिल में इच्छा नहीं रहती थी, पर जबरदस्ती मजबूरन करना पड़ता था। आज की युवा पीढ़ी वो नहीं चाहती। आज की युवा पीढ़ी चाहती है रात को घर में आनंद से जाके सोए और व्यापार उद्योग करे तो अपनी शर्तों पे करे, छाती सीना तान के करे, जिससे उससे किसी को डर नहीं लगे, किसी से डर उसको महसूस करे। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो पूरे समय काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना लेके पूरा दिन रात अपना कण कण क्षण क्षण देश की सेवा में लगा रहे हैं, उनकी इच्छा है कि देश दुनिया में सर्वोत्तम पद पर पहुंचे। हम 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था गत 9 वर्षों में बने। आगे 5 वर्षों में आपके आशीर्वाद से जब वो तीसरी टर्म के लिए प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, उन्होंने विश्वास दिलाया कि देश तीसरी कड़ी पे खड़ा होगा, तीसरे अंक पे होगा। और 2047 तक जब हम आजादी के 100 वर्ष मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2047 में जब तिरंगा लहरेगा, तब एक विकसित देश का तिरंगा लहरेगा, जिसमें कोई व्यक्ति गरीब ना हो, जिसमें कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अभाव ना हो, सुख और समृद्धि की रोजमर्रा की आवश्यक चीजों की। और आप 9 वर्ष में देखेंगे परिवर्तन से क्या फर्क पड़ा। बहुत पीछे की बात नहीं है, जब फिल्में बनती थी रोटी कपड़ा और मकान। बहुत पुरानी बात नहीं है कि नेता देश को आश्वस्त कराते थे कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन कभी वादा पूरा करने के लिए कोई कठोर कदम नहीं था। बहुत पुरानी बात नहीं है कि, और इत्तेफाक ये है कि एक ही परिवार के लोग ये सब कहते जाते हैं कि उसी परिवार के नेता ने कहा और बड़े उच्च प्रधानमंत्री के पद से कि मैं क्या करूं, 100 रुपए भेजता हूं गरीबों के लिए, मात्र 15 रुपए पहुंचा, बाकी तो भ्रष्टाचार और उनके पार्टी वार्टी के लोग खा पी जाते। यह लाचारी ने इस देश को कमजोर बनाया। इस सोच में कि मैं क्या करूं, ये देश तो ऐसे ही चल रहा है। अभी भी
एक पूर्व वित्त मंत्री ने उस दिन बयान दिया कि अरे मोदी जी इस पे क्या कर रहे हैं, तो देश अपने आप में विकसित बन जाए। ये जो सोच थी, और अगर कोई मुंबई से आता है तो उनको ध्यान होगा, मुंबई में तो इसका एक चलता है, इस प्रकार का एक मजाकिया भाषा इस्तेमाल हुआ करता है, या जुगाड़ का जो एक पंजाब में हम सुना करते। ये जो सोच थी पुराने जमाने की, इस सोच को बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उन्होंने कभी अपने आप को लाचार नहीं महसूस किया, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की ताकत का समर्थन का आशीर्वाद, 140 करोड़ लोगों का विश्वास उनको प्रोत्साहित करता था काम करने। वो लगातार बिना कोई एक क्षण छुट्टी लिए देशवासियों की सेवा में लगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी भी कोई समस्या से मुंह नहीं फेरा, समस्या के जड़ में जाके उसका समाधान निकाला, ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन, जो भी योजना लाए वो बिना भेदभाव के देश के कोने कोने तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए नियंत्रण रखा योजनाओं को, जवाबदेही बनाए अधिकारियों को, मंत्रियों को, सभी को जवाबदेही बना के सबको जिम्मेदारी बांटी कि कैसे सैचुरेट करें पूरे देश भर में, हर एक व्यक्ति तक देश का विकास पहुंचे। और आज उनके सशक्तिकरण के काम की वजह से देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा नहीं मिलता। अगले पिछले 3-4 साल में 3 करोड़ से बढ़ के आज 12 साढ़े 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचता है। कुछ ही दिनों में 2-2.5 वर्षों में हर घर में नल से जल पहुंचे। 4 करोड़ हमारे गरीब परिवारों को, 4 करोड़ परिवार यानी 18, 19, 20 करोड़ भारतवासियों को एक अच्छा आशियाना मिला, एक अच्छा घर मिला, अपने स्वयं का घर। अधिकांश महिलाओं के नाम पे घर की रजिस्ट्री हुई है, तो एक प्रकार से 4 करोड़ तो हमारे परिवार लखपति परिवार बन गए, बिना कोई बिछोड़ने, बिना कोई भ्रष्टाचार, पारदर्शिता से उनको चिन्हित किया गया। गांव के स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर जो गरीब से गरीब व्यक्ति थे, परिवार थे, उनको घर मिला। आदिवासियों को, दलितों को, हमारे ओबीसी समाज से आने वाले लोगों को, सभी को एक सम्मान का जीवन जीने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अन्य कार्यक्रमों से आज इस देश में एक वातावरण ऐसा बनाया है कि हमारे युवा युवती बड़ी आशाएं, बड़ी अपेक्षा, बड़ी छलांग के लिए तैयार हो गए। आज हर युवक, हर हमारी बहन इंटरनेट से, टेलीविजन से देखती है दुनिया में क्या हो रहा है, $1 से अधिक बढ़ने वाली। तो आज जो हमारी जनसंख्या है, ये हमारी ताकत बन के उभर रही है, और ये जनसंख्या की वजह से और बढ़ती हुई आमदनी की वजह से जो डिमांड आएगी, ये उद्योग को भी बल देगी, व्यापार को भी बल देगी, खुदरा व्यापार को भी बल देगी। और इसी में हम सबको बड़े बड़े मौके आने वाले हैं, आने वाले दिनों में, और इन मौकों में हम कहीं चूक न कर जाए, हम कहीं मौका छोड़ ना दें, इसके लिए हम सब ने चिंता करनी चाहिए, हम सब ने काम करना है, हम सब ने मेहनत करनी है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक विकसित भारत 2047 तक बने, उसके लिए हम सबको कर्तव्य भावना से आगे काम कर रहे हैं।
एकता और एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, जो गुलामी की मानसिकता है उसको पूरी तरीके से निरस्त कर रहे हैं, अपने इतिहास से, अपनी परंपराओं से, हमारी विरासत से अच्छी सीख लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है जिसमें नारी शक्ति का सम्मान हो और हमारी बहनें, महिलाओं को, माताओं को और अवसर मिले और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन दे। और इसीलिए मैं पिछली बार भी जब अशोक जी के कार्यक्रम में आया था, मैंने अनुरोध किया था कि हमने कोशिश करनी कि एक तो जो इतने सारे संगठन मशरूम कर गए, मशरूम इससे बोल रहा हूं कि हर नए शहर में जाता हूं तो और एक दो नए संस्थाओं का स्थापना की खबर मिलती है या उसका रिबन काटने का मौका मिलता है। एक मशरूम की तरह, और मशरूम हम सब जानते हैं कि एकदम किधर भी लगा दो तो तेज गति से फैलता है, पर संस्थाएं भी हमारे मशरूम करें, ये ताकत की निशानी नहीं है, ये कमजोरी की निशानी। दुर्भाग्य है कि हम संगठित नहीं हो पा रहे। आज अच्छा लगा देख के कि अलग अलग समाज के लोग एक ही मंच पे आए, देश भर से लोग आए, लेकिन हमारी ताकत अभी तक देश और विश्व में दिखी नहीं, महसूस नहीं, नजरअंदाज की जाती, क्योंकि हम संगठित नहीं होते। दूसरा, हम युवाओं को अपने कामों में जोड़ने में अभी भी थोड़ा असमर्थ है। हम मंच ही देख लें, मंच की एवरेज एज और देश की एवरेज एज में बहुत गैप है। और कमरे में भी आज थोड़े युवा दिख रहे हैं मुझे, पर जरूर संख्या बढ़ने में बहुत स्कोप है। हम सब ने इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि क्या हमें कुछ कमी रह गई है, क्या हमारे काम करने के ढंग में कुछ सुधार लाने की जरूरत है। कैसे हम युवा युवतियों को समाज के काम में और आगे लाएं और जोड़े, उनको भी पदों में बिठा के उनको तैयार करें आगे की जिम्मेदारियों के लिए। और पूरे मंच में 2 महिलाएं, पूरे हॉल में शायद 25, 30, 40 महिलाएं दिखती हैं। मुझे लगता है कि हमारी महिलाओं में हमसे ज्यादा ताकत है, हमारी माता बहनों में हमसे ताकत है। थोड़ा कोशिश करके देखें कि हमारे जो अलग अलग संगठन है, कुछ समय के लिए हम हमारी बहनों को और हमारे युवा युवतियों को सौंप के देखें वो कैसा चलाते हैं। मेरा विश्वास है कि एक नया सोच है, नए काम करने का ढंग है। कुछ समय के लिए हम सब थोड़ा वैक्सीन लें और इनको आगे बढ़ाने का संकल्प लें। अभी मैं कई बार बोल चुका हूं कि मैं आज सोच भी रहा था बोलूं या ना बोलूं, पर रहा नहीं गया। पर अशोक जी, गाइडेंस घिसी पिटी हो जाती है और मैं आप सबसे विनती करता हूं, आज समाज के सब बड़े बड़े नेता यहाँ पे